वेलकम टू RID भारत। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि धोती कुर्ता से डिश टी शर्ट की सफ़र कैसे हम लोग तय किए, यानी कि कंप्यूटर में कैसे कैसे बदलाव आया। जैसे हमारे अपने जो है ना कि हम लोग का जनरेशन बदलाव आया, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। यहाँ पे जनरेशन हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो है ना कि कैसे बना एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन, और आज के समय में जो हम लोग यूज करने वाले हैं, कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजिंग आया है। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होता है 1946 से 1959 तक। इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। देखिए, 1946 में पहली बार दुनिया के सामने कंप्यूटर को ये बोला गया कि कंप्यूटर जो है ना कि एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर का नाम दिया गया मार्क 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो कि 1946 से 1959 तक स्टार्ट हुआ, तो इसमें क्या क्या बदलाव आया। देखिए, पहले के जो कंप्यूटर था वो बहुत ही स्लो था, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा था, और एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली था। अगर मैं इसको बताऊं अपने भाषा में, या कहे कि हम लोग अपने हिसाब से समझे, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें पहले के जो घर रहते थे, तो पहले के घर छोटा रहता था और सस्ता रहता था, लेकिन आज के घर बहुत बड़े मंजिला रहता है और एक्सपेंसिव रहता है। लेकिन कंप्यूटर जस्ट उल्टा है। पहले के कंप्यूटर क्या था कि बहुत बड़ा रहता था और एक्सपेंसिव मतलब कि कॉस्टली रहता था। जैसे जैसे इसकी जनरेशन चेंज हुआ, ये देखिएगा, ये जो है ना कि छोटा होने लगा। बड़ा होने का कारण भी क्या था? स्लो कहोगे आप लोग, ये क्या ऐसे ऐसे चलता था? सर नहीं, इसका चलने का काम का मतलब हुआ कि इसकी स्पीड स्लो था, ये नहीं कि हमारे जैसे ऐसे दौड़ता है चलता है, ठीक है। अब देखिए, ये बड़ा होने का कारण क्या था कि जो CPU होता है कंप्यूटर के अंदर, जो कि ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बना रहता था वैक्यूम ट्यूब से, ठीक है ना। जो कि CPU और साथ में मेमोरी दोनों को ही बनाने का काम करता था। जो कि वैक्यूम ट्यूब होता क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ करता था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को ये दिखाता था। तो ये यूज कर रहे थे, और ये क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब के होने के कारण ये क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब आता है कि जो कंप्यूटर होता है, अब कंप्यूटर में एक हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है, एक हो गया CPU यानी कि प्रोसेस, इसको देख लिए, और आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो इस कंप्यूटर को, यानी कि जो इसके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, इस हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग एक एप्लीकेशन चलाते हैं, जो है ना कि जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आज के समय में। लेकिन पहले जनरेशन में देखिए, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर था, जो कि एक मीडिएटर, एक इंटरफेस से काम करता था कंप्यूटर हार्डवेयर और एक यूजर के बीच में। अब देखिए, ये जो बनता था ना, ये था एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, तो आपके क्या है कि आपका एक बैच बना हुआ है, ताकि आप लोग सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ो, इतिहास, भूगोल, नागरिक मत पढ़ो, ठीक है ना। बैच मतलब होता है सिमिलर वर्क को बनाना। अब इसको बनाने के लिए पंच कार्ड यूज होता था। पंच कार्ड क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो डिजिटल डेटा को स्टोर करता है। डिजिटल डेटा कहने का मतलब कि जो कि 0-1 के फॉर्मेट में डेटा को हम लोग रखते हैं, और ये डेटा सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड को ही स्टोर करता था। ऐसा नहीं था कि आप बहुत सारे डेटा को स्टोर इसमें करा सकते थे या प्रोसेस करा सकते थे, प्रोसेस करा सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता था उस समय मशीन लैंग्वेज यूज होता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझता था, या तो फिर बात करें कि साइंटिस्ट लोग समझते, कोई लोग ब्रिलियंट होते, वही लोग बनाए थे। लेकिन एक होता हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग पढ़ेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज का कंसेप्ट किस जनरेशन में आया, ठीक है ना। और उस समय के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोला जाता था फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। तो ये था अपना फर्स्ट जनरेशन, जो कि यहाँ से हम लोग इसको द एंड करते हैं। अब आते हैं हम लोग एक नए युग की शुरुआत में, जिसका नाम है एरा ऑफ ट्रांजिस्टर। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। जो सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुआ, सेकेंड जनरेशन को काउंट किया जाता है 1959 से 1965 तक। यहाँ पे जो एक नए युग की शुरुआत होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि धोती कुर्ता से कुछ तो अच्छा बना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ एरा मतलब युग ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर ला दिया गया। और ट्रांजिस्टर लाने के कारण ये क्या हुआ कि ये साइज में
स्मॉल हो गया। इसका मतलब आप कहोगे कि सर हमारा जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था ये आपको ऑफकोर्स पहले वाले से छोटा होगा, और उसका कारण ये होगा कि उसका कारण क्या होगा कि इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया। तो कोई पूछेगा ट्रांजिस्टर होता क्या है, तो आपको बोलना है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कि मेमोरी किससे बना, यानी सीपीयू बनाने में क्या लगने लगा, ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। सीपीयू क्या होता है मैंने बता दिया। अगला है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे अपने वीडियो या किसी और के डांस के वीडियो को स्टोर करके रखना चाहते हैं परमानेंटली, या आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं प्राइमरी मेमोरी में, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेमोरी यानी कि जिस पे वीडियो आप देखते हैं उस समय जो मेमोरी काम आती है, उसके लिए यूज किया गया मैग्नेटिक कोर। और जो डांस देखे और आपको पसंद आ गया क्योंकि उसमें खतरनाक क्या था, स्टेप था, उसको चाहते हो कि इसको परमानेंट सेव कर दे, तो उसके लिए जो मेमोरी बनता था उसके लिए बनता था मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना कि एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से मल्टी प्रोग्रामिंग में बदल गया। देखिए प्रोग्रामिंग मतलब एक सिंपल हुआ, अगर मैं समझाऊं कि आपका बर्थडे है तो आपका बर्थडे एक सिंगल प्रोग्राम हुआ, लेकिन आपने उसमें अपने पगली का बर्थडे मना दिया, उसका है या नहीं, लेकिन उसमें क्या हो गया, 2 प्रोग्राम हो गया। आप अपने एक्स के भी बर्थडे मना दिए, कितना प्रोग्राम हो गया, 3 प्रोग्राम हो गया। यानी कि हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम को काम करा सकते हैं। तो अब कोई पूछेगा सर प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम का मतलब टेक्निकली बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कमांड देना, ठीक है ना। बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। अगला देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था मशीन लेवल लैंग्वेज या फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, और इसमें आपको बदल गया असेंबली लैंग्वेज कोबल और पोर्टेन वर्जन 1। तो ये चेंजिंग आया आपके किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। अब फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस जनरेशन में है। जैसे कि आप लोग पहले याद किए होंगे धोती कुर्ता सेट जींस टी शर्ट की सफ़र की ओर, तो अभी तक हम लोग जींस और टी शर्ट तक नहीं पहुँचे हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। हम लोग फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, और लास्ट में हम लोग फिफ्थ जनरेशन में देखेंगे और देखेंगे कि हम लोग यहीं से अपनी जींस टी शर्ट की दुनिया में चल रहा है। तो देखिए सेकेंड जनरेशन का जो युग है यानी कि जो एरा है, जो टाइम है, ये स्टार्ट होता है 1965 से 1971 तक। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाएंगे तो उस समय बताऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी के दुनिया में एक ऐसा समय था जब दुनिया को बदल दिया। बस इतना ही सोच के रखिए, जब जिस दिन बताऊंगा उस दिन पढ़ेंगे कि ये ऐसा एरा था कि क्या हो गया दुनिया में, ठीक है। देखिए जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर था ये स्मॉल हो गया, लेकिन कोई पूछेगा कि सर कुछ तो कारण होगा छोटा होने का। तो इसका छोटा होने के कारण ये था कि ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट ला दिया गया। यानी कि अब देखिए सिंपल सा, पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे वाले में ट्रांजिस्टर था, और तीसरे में क्या गया, आईसी। आप याद कीजिए पुराने ज़माने में जब वीडियो देखते थे बोलते मेरा आईसी खराब हो गया, मेरा आईसी मार दिया। इसका मतलब क्या था कि वह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस था जो कि आपके क्या करता था, साइज को छोटा करता था, आपको सिग्नल में जो है ना कि ट्रांसपोर्ट करने में काम करता था। तो अगर कोई पूछे कि सीपीयू, अगर हमारा कंप्यूटर छोटा क्यों हो गया, अब छोटा हुआ तो फास्ट भी हो गया। यानी कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते गया आपके कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव आया, साइज छोटा होते गया, स्पीड ज़्यादा होते गया, स्टोरेज और बढ़ते गया, ठीक है। तो इन सभी का कारण था। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी बदल गया। पहले जो है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ बैच और मल्टी प्रोग्रामिंग था, तो इसमें आ गया रिमोट प्रोसेसिंग। रिमोट प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, रिमोट प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आप हो बेंगलोर में और काम कर रहे हो चेन्नई से, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक रिमोट लोकेशन से एक दूसरे जगह से काम कर रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं रिमोट प्रोसेसिंग, ठीक है ना। यानी कि इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा डिजाइन कर दिया गया था कि हम एक जगह से दूसरे जगह तक के कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन टाइम शेयरिंग का मतलब समझिए कि काम करने के लिए कंप्यूटर अलग अलग टास्क के लिए टाइम देता था, और उस टाइम पे अगर कंप्लीट किए तो ठीक है, नहीं किए तो जय जय सिया राम, ठीक है ना। यानी कि टाइम शेयरिंग के हिसाब से भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा था, और यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग तो था ही। अब से थर्ड जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट आया, यहाँ पे आ गया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद कीजिए, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज से हम लोग पहुँच चुके हाई लेवल पर। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए हमारे तरह 2 तरह के लैंग्वेज होता है। एक होता है प्रेम की भाषा,
अब आप बताओ, प्रेम की भाषा सब लोग समझ में आता है, नहीं आता है ना। लेकिन एक होता है जनरल भाषा। अब जनरल भाषा में कुछ भी समझ में आ जाएगा, दुकानदार से जाओगे, जाओ भैया चाय बनाने के लिए मिल्क दे देगा। लेकिन प्यार की भाषा वहाँ पे डाल दो क्या, GN। अब ये कौन किसकी भाषा है, प्यार की भाषा नहीं है, गुड नाइट है, ठीक है ना। यानी कि शॉर्टकट की दुनिया। मतलब कहने का मतलब है कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझता है, और हाई लेवल लैंग्वेज हम और आप सभी लोग समझते हैं। जैसे कि आगे हम लोग पढ़ते हैं पाइथन, जावा, HTML, CSS। अभी तक थर्ड जनरेशन में ऐसा लैंग्वेज नहीं आया था, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक नए लैंग्वेज को देखें, क्या, हाई लेवल, ठीक है ना। समझना सिंपल से जनरल भाषा जो समझ जाए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज था इसमें Porten 1 और Porten 4 यानी इसका वर्जन था, कोवेल पास के लिए सारी चीज़ यूज हो रहा था। अब यहाँ के बाद स्टार्ट होती है हमारा फोर्थ जनरेशन की दुनिया। फोर्थ जनरेशन को काउंट किया जाता है 1971 से 1980 तक, और फिफ्थ जनरेशन यहीं पर हम लोग देखेंगे 1980 से टिल नाउ, यानी कि अभी तक। तो देखिए यहाँ पे जो CPU था पहले, यहाँ पे अब देखिए एक एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, आसान समझिएगा। वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस कर दिए ट्रांजिस्टर में, और ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिए हम लोग क्या, IC में, और IC से रिप्लेस कर दिए हम लोग VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप देख रहे होंगे जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, और इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं जनरेशन 5। तो VLSI को रिप्लेस कर दिया गया किसके, तो इसको बोलते हैं ULIC, यानी कि अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे मैं लिख दूं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसके कारण आपका CPU यानी कि आज के जो कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं वो इतने छोट हो गए, यानी कि आप आसानी से बोल सकते हो कि हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है। अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर था ना, इसमें ट्रांजिशन को, मिलियन ऑफ ट्रांजिशन को यूज किया गया, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांजिशन का कंसेप्ट कब आया था, सेकेंड जनरेशन में। आप लोग को याद होगा। आप बोलोगे सर हम लोग पढ़ते लिखते हैं, सब याद रखते हैं। अगर याद रखते हैं तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। आगे देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, अब ये जो है ना यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं समझाता हूँ कि जो रियल टाइम शेयरिंग है ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आया। देखो ये दो लोग हैं, कौन लोग हैं आपको पता होगा, ठीक है। ये है मोहन और ये है मोहिनी। अगर ये भी ऑनलाइन है और ये भी ऑनलाइन है, अगर ये हाई मैसेज किया तो एट ए टाइम रिप्लाई आएगा, और अगर इग्नोर कर दी तो फिर तो 2 घंटा बाद कि 2 साल बाद आएगा, आपको पता नहीं। मतलब कि रियल टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने क्लिक किया, यानी कि जैसे ही आपने मैसेज सेंड किया उसी समय आ गया हाँ हाय बाबू बोलो। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी टाइम लगा तो उसमें क्या हो सकता है, डिले। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट ये होता है कि जैसे ही आप कोई भी प्रोसेस कराना चाहते हो, अगर आपका प्रोसेसर टाइम नहीं लिया, आपको आउटपुट दिखा दिया, इसका मतलब रियल टाइम है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं क्रिटिकल मिशन में। लाइक अगर हम लोग बोले कि आपको मिसाइल लॉन्च करना है या कोई भी क्रिटिकल जैसे ऑपरेशनल पार्ट में, इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, देखिए जो जो चेंजिंग हुआ है ना उसी को मैं बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि ये पगला 1 है, ठीक है ना, बहुत पागल आदमी है, और ये पगली 2 है ना, ये भी 1 ही है, और ये रहती है कहाँ, हैदराबाद में, और ये रहता है बेंगलोर में। ये दोनों क्या है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पे है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है क्या, अलग अलग लोकेशन पे, यानी कि आपका कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम किसी दूसरे जगह से, अगर आपने क्या किया है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, वहाँ से भी किसी एक पार्टिकुलर के लिए प्रोसेस करा सकते हैं। और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया C और C++। अब मैं थोड़ा सा इसके डिप पे चलता हूँ। तो 1971 जो था, उस समय डेनिस रिची और केन थॉमसन बेल लैबोरेटरी में रिसर्च कर रहे थे, और उस समय दो चीज़ हो रहा था। एक नेटवर्क पे काम हो रहा था, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल यानी कि अच्छे से बनाया जाए, ताकि कोई भी एक आम इंसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर को बना सके। तो C लैंग्वेज 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया, और C+ 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ तक अपनी दुनिया क्या हो चुकी थी, बदल चुकी थी। तो जैसे ही दुनिया बदली तो यहाँ से एक नए कंसेप्ट आया। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा और कि फिफ्थ जनरेशन में जो सबसे बड़ी चीज़ चेंज आया क्या आया।
यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नाम से अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। आप बोलोगे सर ये टेक्निकल समझ में नहीं आया। मतलब आप जाते हो ना फोल्डर बनाने के लिए, अलग अलग फोल्डर में जो है ना कि आपको वीडियो रखना, किसी में ऑडियो, किसी में वीडियो, अगर आपके ऊपर अगले शॉर्ट वीडियो बनाती है तो शॉर्ट वीडियो, तो जो फोल्डर बनाने के आइकन देखते हैं उसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि 5th जनरेशन में कब आया तो 1980 के बाद आ गया। उसी समय विंडो आया था आसपास में 1985 के पास, तो उसमें क्या आया था GUI, CLI भी होता है, उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, हैकिंग में आता है जो। अब देखिए जैसे मैंने बताया VLSI को रिप्लेस कर दिया किसके, ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज। अब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर चिप के भी बारे में बताया गया, जो कि बहुत सारे चीज़ों को क्या करता था, कंटेंट करता था, किसको, ट्रांजिस्टर। अब देखिए यहाँ पे है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल का मतलब क्या, देखिए दो तरह की चीज़ होता है, एक होता है सीक्वेंस और एक होता है पैरेलल। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे लाइन में लगा हूँ, टिकट कटवा रहा हूँ, अगर मेरा टिकट कटेगा तब हमारे पीछे जो होगा उसे कटेगा। आप बोलोगे सर कोई नहीं, मान लो इसको बोर्ड को कटवाना है तो पहले मेरा टिकट कटेगा तब बोर्ड का कटेगा, ठीक है ना। अगर पैरेलल में, अगर ये बोर्ड यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, तो अगर इसका भी काम और मेरा काम एक साथ में हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग किसके माध्यम से होने लगा, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर, AI, मतलब 5th जनरेशन में AI जो कि आज का युग चल ही रहा है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें पाइथन, जावा, C#, .NET, गो, स्विफ्ट, दुनिया का जितना भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो सभी के सभी 5th जनरेशन में क्या हो गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।